खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार मित्रों, कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है निरुपमा सिंह की कहानी संजीवनी बूटी। निरुपमा सिंह उत्तर प्रदेश के बिजनौर से संबंध रखती है और वर्तमान में स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हुई है। उनका काव्य संग्रह शब्द मेरे भाव मेरे साहित्य जगत में बेहद पसंद किया गया है। उनकी कविताएं, कहानियां, लघु कथाएं, संस्मरण, लेख, आलेख, निबंध और समीक्षाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। निरुपमा सिंह को 2024 में स्वर साधना साहित्य सम्मान और मध्य प्रदेश के झाबुआ में उषा राज साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत है कहानी संजीवनी बूटी, लेखिका निरुपमा सिंह। नैनीताल के छोटे से मोहल्ले में जहां मैं अकेली नौकरी के कारण किराए का घर लेकर रहती थी, सामने वाले घर में एक वृद्ध महिला नम्रता जोशी जी अपने पति के साथ रहती थी। जब भी मैं नर्स की ड्यूटी से थकी हारी घर लौटती तो मिसेस जोशी को खिड़की में ही बैठे पाती। देखते ही उनके शुष्क अधरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। लगता था मानो हम दोनों को ही कोई संजीवनी बूटी मिल गई हो। मैं भी उनकी ओर एक मुस्कान तोहफे में भेज देती। उनका पलंग एकदम खिड़की से सटा हुआ था। कभी जब उन्हें गुमसुम के नई ख्यालों में गुम हुआ देखती तो मन अधीर हो उठता। मन होता कि निकट जाकर पूछूं कि क्या कोई गंभीर दुख है जो कभी कभी गहन उदासी की चादर ओढ़े दिखाई देती। शायद वो अपने बीते हुए दिनों को याद करके उदास हो जाया करती थी। अक्सर उनकी गोद में एक पुरानी फोटो एल्बम रखी होती जिसे वो अपनी झुर्रियों वाली नरम नरम उंगलियों से सहलाती रहती और मैं उनको बहुधा विगत की स्मृतियों में खोया हुआ पाती। ये तस्वीरें तब की थी जब वो पैरालिसिस अटैक के कारण पैरों से लाचार नहीं थी, पति के साथ खूब खुश थी। ये उन्होंने ही मुझे एक दिन बहुत अनुनय विनय करके उदासी का कारण जानने पर बताया था। उधर से गुजरते हुए मैं अक्सर हालचाल पूछ लिया करती थी। कभी मैं बहुत थकी हारी अस्पताल से लौटती तो नम्रता आंटी एक माँ की भांति मेरा थका हुआ चेहरा पढ़ लेती। बोल उठती, नव्या चाय पियोगी? एक कहावत है, अंधा क्या चाहे दो नयन। मैं बिना नानु करके बोल उठती, हाँ पी लूंगी, पर जरा ठहरिए, चाय मैं ही बनाऊंगी, बस अभी आई चेंज करके। मैं चाय बनाकर स्टूल खिसका कर उनके नजदीक ही बैठ जाती। बहुत मन करता कि उनकी गोद में सिर रखकर कुछ देर आंखें मूंद कर यूं ही कुछ देर बैठी रहूं। न जाने कि उनके स्नेहिल बातों और बातों से एक ममता का भाव झलकता था। कुछ महीने पहले ही मैं दिमागी बुखार जैसी अनचाही भयानक बीमारी के कारण अपनी मां को खो चुकी थी। पिताजी भी उनके जाने के कुछ महीने बाद ही परलोक सिधार गए थे। एक वर्ष में दो मौत से मैं सिर उठी थी। ऐसी दुख की घड़ी में उबरने में नम्रता आंटी का सानिध्य संजीवनी बूटी का काम कर गया। चाय पीना तो एक मात्र बहाना था मेरे लिए उनका सानिध्य पाने का। यूं लगता मानो माँ अभी भी जीवित है और यहीं कहीं आसपास ही है। इसलिए मैं भी उनके द्वारा किए गए चाय के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाती थी। एक दिन मैंने चाय का प्याला उनके कपाते हाथों में थमाकर अपना प्याला थामकर उनसे कहा, नम्रता आंटी, मुझे भी ये एल्बम दिखाइए ना, मैं भी ये तस्वीरें देखना चाहती हूँ। तो वो बड़े गर्व से बीते वर्षों की तस्वीरें मुझे दिखाने लगी।
खूब लंबे चौड़े खूबसूरत से उनके पति और हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी नम्रता आंटी। इन तस्वीरों से जाहिर था कि युवा प्रेमी किस ढंग से बदलती ऋतुओं का आनंद ले रहे थे। अभी इस उम्र में भी कमरे में साथ बैठे दोनों पति पत्नी कितने प्यारे लगते थे। एल्बम में सजोई हुई विगत वर्षों की अपनी आनंदमयी स्मृतियों का स्मरण करते समय झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान पसर गई। इस दंपत्ति को देखकर अक्सर मैं सोचा करती कि प्रेम के बारे बेचारे युवा क्या जाने, कितने गलत होते हैं हम जो सोचते हैं प्रेम करना बस युवा पीढ़ी का ही अधिकार है। वास्तव में प्रेम किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। ये मैंने उन दोनों को देखकर ही जाना। सच्चे प्रेम की गहराई तो ये वृद्ध ही जानते हैं, युवा तो अंदाजा भर ही लगा सकते हैं। नम्रता आंटी और उनके पति को साथ साथ जब भी उठते बैठते या व्हील चेयर पर आंटी के साथ उनके पति को बाहर घूमते हुए देखती तो सोचती कितना प्रेम है इन दोनों के मध्य। नम्रता आंटी कुछ दिन पहले पक्षाघात की शिकार होने के पश्चात बिना सहारे के चलने फिरने में समर्थ थी। अक्सर उनके पति ही उनके निर्जीव हो चुके पांवों के कारण उनकी बैसाखी बने हुए थे। भोजन कक्ष से लेकर लाउंज बाग बगीचों में कक्ष तक 24 घंटे उनके इर्द गिर्द उपस्थित रहते थे। उनका एक दूसरे के प्रति अटूट समर्पण भाव देखकर आस पड़ोस के लोग भी चर्चा करते, देखो इनका अटूट प्रेम। दूसरों की ही भांति मेरे मन भी ये शंका उठा करती कि यदि इनमें से एक को भी कुछ हो गया तो दूसरे की क्या दशा होगी। हम भली भांति जानते थे कि नम्रता आंटी पूर्णता से अपने पति पर आश्रित थी, जबकि उनके पति स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट व्यक्ति थे। पता नहीं मैं भी ऐसे बुरे विचार मन में क्यों आने ही देती हूँ। ऐसा सोचकर अगले ही पल मैं सभी बुरे विचार झटक देती। एक दिन अल्मोड़ा से मेरे घर बड़ी भाभी द्वारा लिखित पत्र मिला। क्योंकि उस वक्त आज के समय की तरह मोबाइल नहीं थे, इसलिए पत्राचार के द्वारा ही बातों का आदान प्रदान होता था। भाभी ने पत्र के माध्यम से बुलावा भेजा और एक प्यार भरा उल्हाना भी दिया, जिसमें लिखा था, नव्या, माँ बाबू नहीं रहे तो क्या, हम तो हैं, तुम्हें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। तुम अब से मेरी ननद नहीं बेटी ही हो, शीघ्र ही आ जाओ। हम सब बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पत्र पढ़कर भावुक हो जाने के कारण उस दिन मैं अपने आंसुओं के बांध को रोक नहीं पाई। अब कल ही छुट्टी की अर्जी दे दूंगी। ऐसा सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। एक पल को लगा मानो साक्षात माँ ही थपकी देकर सुलाने आ गई थी। और क्यों नहीं, भाभी ने माँ के होने का एहसास जो करवाया था। कितने अंतराल के बाद इतनी अच्छी नींद आई थी। मैं अस्पताल आते जाते हुए नम्रता आंटी को नमस्ते करना कभी नहीं भूलती थी। आज भी मैं घर का ताला लगाते हुए मुड़ी तो सामने की खिड़की का एक पट ही खुला देख मैंने सोचा शायद नम्रता आंटी आज किसी दिनचर्या में व्यस्त होगी। चलो लौट कर मिलती हूँ। कुछ घर जाने की अतिरिक्त खुशी में पांव तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। अस्पताल पहुंचकर छुट्टी के लिए अर्जी डाली और अपनी रोज की ड्यूटी करके घर लौट रही थी तो सोचा अपने घर जाने की खबर नम्रता आंटी को सुनाऊंगी तो वो बहुत खुश होगी या फिर उदास भी हो सकती है, क्योंकि मुझे देखने की आदि जो हो गई थी वो भी और मैं भी। सोचते सोचते कब मैं नम्रता आंटी की खिड़की के सामने पहुंच गई पता ही नहीं चला। मैं आज कुछ तेज स्वर में ही पुकारने लगी थी, नम्रता आंटी आप कहाँ हो? मैं आ रही हूँ चाय पीने, और हाँ चाय मैं ही बनाऊंगी। तभी अंदर वाले कमरे से बिलाप करने की आवाज कानों को भेद गई। अरे ये तो आंटी की आवाज प्रतीत होती है। किसी अनहोनी की आशंका से मैं उनके घर के अंदर भागी भागी गई। अंदर जाकर देखा तो रूह कांप गई। सामने बिस्तर पर नम्रता आंटी के लंबे चौड़े पति निर्जीव अचेतन लेटे हुए थे। ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ अंकल को? मैं बदहवास सी उनकी नबज टटोलने लगी थी।
हालांकि मैं समझ चुकी थी कि इस बदकिस्मत सौम्य सुशील भद्र महिला का पति इसे असहाय छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। नम्रता आंटी का दुख बहुत गहन था। वो व्हीलचेयर पर बार बार मूर्छित अवस्था में जा रही थी। रो रो कर एक ही वाक्य उनके होंठों पर फरियाद बनकर उभर रहा था, अब मेरा क्या होगा। घर में अब अड़ोस पड़ोस के लोग जुटने लगे थे। सबकी जुबान पर एक ही वाक्य था, इस असहाय अवस्था में नम्रता जोशी जी कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। परंतु न जाने कौन सा जुड़ाव या संबंध मुझे एक फैसला लेने पर विवश कर रहा था। मैंने अमृता आंटी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। क्यों चिंता करती हो आंटी, मैं हूं ना। हम दोनों क्या माँ बेटी की तरह नहीं रह सकते। तभी एक उम्मीद की किरण उनकी आंखों में झिलमिलाते दिखाई दी। कांपते हाथों से मुझे नीचे झुकाकर मेरे हाथों को चूम कर बोली, सदा सुखी रहो। मानो वो आश्वस्त हो गई थी। दूसरे रोज मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल करवाई और भैया भाभी को अपने पास नैनीताल आने का न्योता देकर सारा घटनाक्रम लिख दिया। पत्र के उत्तर में भैया भाभी ही कुछ दिन रहने के लिए चले आए थे मेरे पास। प्रिय श्रोताओं, ये थी निरूपमा सिंह की कहानी संजीवनी बूटी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं किसी कहानी, कविता, लेख, संस्मरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।